हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक का नाम है वॉन थियोनन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन। और अगर आप ज्योग्राफी के या फिर इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करेंगे तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप 3 लोकेशनल थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहली है वॉन थियोनन्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन, सेकंड है अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन और थर्ड है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वॉन थियोनन के द्वारा दी गई थ्योरी जो कि एग्रीकल्चरल लोकेशन के ऊपर बेस्ड है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉन थियोनन का पूरा नाम है जॉन हेनरिच वॉन थियोनन। इनका जन्म 24 जून 1783 में और इनका निधन 22 सितंबर 1850 में हुआ था। ये एक फार्मर थे, लैंड ओनर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1850 के बाद हुई थी, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले दी थी। वॉन थियोनन ने अपनी पहली बुक द आइसोलेटेड स्टेट जो कि 1826 में प्रकाशित हुई थी उसी के अंदर अपनी थ्योरी को पेश किया था। वॉन थियोनन ने अपनी बुक द आइसोलेटेड स्टेट में अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वॉन थियोनन ने अपनी बुक द आइसोलेटेड स्टेट में ये बताया है कि जब हम मार्केट से दूर जाते हैं तो लैंड के यूज़ में बदलाव आता है और ये बदलाव एक पैटर्न में आता है। उसी पैटर्न को उन्होंने इस मॉडल में एक्सप्लेन किया है। इन्होंने अपने इस मॉडल में ये भी बताया है कि मार्केट से कितनी दूरी में कौन सी एग्रीकल्चर की जाए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। वॉन थियोनन के इस मॉडल में या हम बोले इस थ्योरी में 2 प्रोमिनेंट पार्ट है। एक है एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ और दूसरा है इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट का कंसेप्ट दिया था रिकार्डो ने और लोकेशनल रेंट का कंसेप्ट दिया था वॉन थियोनन ने। सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड यूज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वॉन थियोनन ने अपने मॉडल में लैंड के यूज़ को एक्सप्लेन किया है। वॉन थियोनन का मॉडल कमर्शियल एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि वो ये मानते थे कि कोई भी फार्मर प्रॉफिट को ज़्यादा महत्व देते हैं और उससे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और फार्मर्स कोई भी एग्रीकल्चर उसी लोकेशन पर करते हैं जहां पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वॉन थियोनन के द्वारा लैंड यूज़ के पैटर्न को देख रहे होंगे। उन्होंने लैंड यूज़ को कंसेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा बदलते लैंड यूज़ के पैटर्न को शो किया है। उन्होंने सेंटर में सिटी को रखा है और सिटी के पास उन्होंने डिफरेंट रिंग्स को दर्शाया है ताकि डिफरेंट लैंड के यूज़ को दर्शाया जा सके। वॉन थियोनन ने अपने मॉडल में आइसोट्रोपिक लैंडस्केप के ऊपर अर्बन और रूरल दोनों के लैंड यूज़ की कल्पना की है। आइसोट्रोपिक लैंडस्केप का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर ज्योग्राफिकल फीचर्स अनइवन ना होके इवन होते हैं, मतलब समान होते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वॉन थियोनन मॉडल में यूज्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देख रहे होंगे। सेंटर में है मार्केट और मार्केट में ही अलग अलग लोकेशन पर जो प्रोडक्शन होती है वो सामान यहीं पर ही आकर बेचा जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। मार्केट के अराउंड जो रिंग्स है वो डिफरेंट लैंड यूज़ पैटर्न को शो कर रही है। सबसे पहली जो रिंग है जो कि येलो कलर की है वो रिप्रेजेंट करती है डेयरी फार्मिंग को, मतलब जो डेयरी फार्मिंग होगी या जितने भी पेरिशेबल आइटम्स होंगे उनकी प्रोडक्शन मार्केट के पास ही होगी ताकि प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सके और जल्दी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके मार्केट में। वॉन थियोनन ने पेरिशेबल आइटम्स की प्रोडक्शन मार्केट के पास ही रखी थी क्योंकि जब वॉन थियोनन ने ये थ्योरी दी थी उस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी ताकि पेरिशेबल आइटम्स को स्टोर किया जा सके ज़्यादा देर तक ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। नेक्स्ट सेकंड रिंग है पर्पल कलर की जो कि रिप्रेजेंट करती है फॉरेस्ट एरिया को। वॉन थियोनन ने फॉरेस्ट एरिया को सिटी के पास यानी मार्केट के पास इसीलिए पास रखा था क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि वुड यानी लकड़ी बहुत ज़्यादा भारी और बल्कि होते हैं, इसीलिए वॉन थियोनन ने इनको मार्केट के पास ही रखना सही समझा। क्योंकि उस समय पर लकड़ियों का ज़्यादातर यूज़ होता था एज अ फ्यूल, क्योंकि उस समय पर एलपीजी सिलेंडर्स की सुविधा नहीं थी, इसीलिए उन्हें डिपेंड होना पड़ता था खाना बनाने के लिए फॉरेस्ट की लकड़ियों पर। नेक्स्ट रिंग है स्काई ब्लू कलर की जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेन्स एंड क्रॉप फील्ड को। ग्रेन्स या फिर क्रॉप की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है मार्केट से क्योंकि ग्रेन्स जल्दी ख़राब नहीं होते और इसीलिए इनको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और इनको ट्रांसपोर्ट भी इजी तरीके से किया जा सकता है। इसीलिए ग्रेन्स और क्रॉप्स की प्रोडक्शन को मार्केट से दूर रखा गया है। एक रीज़न और है इसको थोड़ा दूर रखने का क्योंकि ग्रेन्स और क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एरिया चाहिए होता है, इसीलिए इसको मार्केट से दूर रखा गया है क्योंकि मार्केट के पास वाला इलाका ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होगा। मार्केट के पास वाला इलाका बहुत ज़्यादा महंगा होएगा एज़ कम्पेयर टू दूर वाला, और इसी कॉस्ट के वेरिएशन को बेसिकली हम बोलते हैं बिड रेंट थ्योरी।
Bid rent theory basically states that the farther we are away from the city, the cheaper the rent is. मतलब हम मार्केट या फिर सिटी से जितनी दूर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें ज़मीन सस्ती मिलेगी। अब बात आती है कि सस्ती वहाँ पर ज़मीन क्यों मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुविधा नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर लैंड रेंट बहुत ज़्यादा कम होगा। नेक्स्ट रिंग है ऑरेंज कलर की, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रेंचिंग एंड लाइव स्टॉक को। रेंचिंग एक ऐसा एरिया होता है बेसिकली जहाँ पर हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं वहाँ पर घास चरने के लिए जाते हैं, ऐसे एरिया को हम डिनोट करते हैं एज रेंचिंग। और रेंचिंग को हमने मार्केट से दूर इसलिए रखा है क्योंकि जो दूर की जो ज़मीन होती है मार्केट से वो बहुत ज़्यादा चीप होती है एज़ कम्पेयर टू पास वाली। इस एरिया में ज़्यादातर किया जाएगा पशुपालन, क्योंकि यहाँ पर सस्ती ज़मीन तो है ही और साथ में घास चरने के लिए भी खाली मैदान पाए जाते हैं। अगर एनिमल्स की प्रोडक्शन मीट के पर्पज़ के लिए करनी है तो ये वाली जो रिंग है वो बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये मार्केट से दूर भी है और जो एनिमल्स होते हैं उनको स्लोटर हाउस तक पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा नहीं आता, क्योंकि वो चलने में सक्षम होते हैं। इस रिंग के आगे वॉन थ्योनन ने वाइल्डरनेस माना है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पर किसी भी चीज़ की तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होएगा, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है वाइल्डरनेस का, क्योंकि ये मार्केट से बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। अब देख लेते हैं वॉन थ्योनन ने जो ये मॉडल पेश किया था उसका मेन एम क्या था। इस मॉडल का मेन एम ये था ताकि बताया जा सके कि किस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड यूज़ चेंज होता है एक पैटर्न में व्हेन वी गो फार अवे फ्रॉम द मार्केट। और ये मॉडल ये भी एक्सप्लेन करता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप की क्या हायरार्की यानी क्या फिर पैटर्न होना चाहिए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और वॉन थ्योनन की ये थ्योरी शहर के भीतर भूमि उपयोग के बजाय एक शहर के आसपास कृषि भूमि उपयोग पर ज़्यादा जोर देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉन थ्योनन मॉडल के बेसिक एजम्पशंस। सबसे पहला एजम्पशन है द आइसोलेटेड स्टेट कंप्राइजेज ऑफ वन मार्केट एरिया एंड एन एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड। मतलब जो आइसोलेटेड एरिया होएगा उसके अंदर सिर्फ एक ही मार्केट और एक ही एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड्स होंगे। सेकेंड एजम्पशन है द मार्केट रिसीव्स गुड्स ओनली फ्रॉम द हिंटरलैंड एंड द हिंटरलैंड सेल्स गुड्स ओनली इन द मार्केट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी मार्केट के अराउंड जितने भी लैंड एरिया है वहाँ पर जो प्रोडक्शन होएगी बेसिकली वो मार्केट के अंदर ही जाकर बेचा जाएगा और बाहर की कनेक्टिविटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एक पृथक राज्य यानी आइसोलेटेड स्टेट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द हिंटरलैंड शिप्स इट्स सरप्लसेस टू नो अदर मार्केट एक्सेप्ट द सिटी। मतलब जो भी हिंटरलैंड में यानी मार्केट के आसपास वाले इलाके में जो भी प्रोडक्शन होएगी वो सिर्फ मार्केट के पास ही जाएगी जो कि सेंटर में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ होमोजीनियस फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग अ यूनिफॉर्म प्लेन अराउंड द सिटी। मतलब जो आइसोलेटेड स्टेट होगा उसके अंदर होमोजीनियस फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, मतलब जोग्राफिकल फीचर्स सारे के सारे समान रूप में पाए जाएंगे और वो सारा पूर्ण रूप से प्लेन लैंड फॉर्म मौजूद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मर्स आर सेटल्ड इन द हिंटरलैंड हु विश टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब फार्मर्स को अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो उनको हिंटरलैंड्स यानी जहाँ पर उनकी प्रोडक्शन हो रही है फार्मिंग की वहाँ पर ही रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ हॉर्स वैगन इज़ यूज्ड। मतलब कि अगर हिंटरलैंड से मार्केट तक सामान पहुँचाना है तो उसमें सिर्फ एक ही मीडियम का यूज़ होगा जो कि घोड़ा गाड़ी है। अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, द हायर द डिस्टेंस हायर द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मतलब कि सेंटर से यानी मार्केट से जितना दूर हम जाएंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा और जितना पास मार्केट के रहेंगे उतना ही कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या फिर ये कहें ये एक ऐसी एजम्पशन होती है जो कि सच मान ली जाती है विदाउट एनी प्रूफ। तो इस थ्योरी के बेसिकली दो मेन पोस्टुलेट्स हैं। एक है द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप डिक्लाइंस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट एंड हेयर द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शन मीन्स द अमाउंट ऑफ इनपुट्स पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि क्रॉप की इंटेंसिटी या प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा मार्केट के पास वाले इलाके में और जितनी दूर जाएंगे मार्केट से उतना ही प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया कम होता जाएगा और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इनपुट्स भी बहुत ज़्यादा पुट किए जाएंगे पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइप ऑफ लैंड यूज़ विल वेराई विद डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। इस पॉइंट का मतलब ये है बाज़ार से दूरी के साथ साथ भूमि उपयोग का प्रकार अलग अलग होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक रेंट की।
वॉन थ्योनन ने जो अपने मॉडल में एनालाइज़ किया, या फिर ये कहें उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन में जो बेसिक प्रिंसिपल रखा वो रखा इकोनॉमिक रेंट को, और इकोनॉमिक रेंट दिया गया था रिकार्डो के द्वारा। और इसमें उन्होंने ये बताया कि लैंड के डिफरेंट एग्रीकल्चर यूज़ पर नेट रिटर्न पर यूनिट एरिया भी डिफरेंट मिलेगा, और फार्मर को जो प्राइस मिला प्रोड्यूस मार्केट में बेचने के बाद वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम मार्केट के प्राइस को माइनस कर दें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट को, जब हम प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस कर दें मार्केट प्राइस में से। नेक्स्ट पॉइंट है द इकोनॉमिक रेंट इज़ द मेजर ऑफ द एडवांटेज ऑफ वन पीस ऑफ लैंड ओवर अनदर। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि दो पीस ऑफ लैंड है और दोनों में सेम प्रोड्यूस किया जा रहा है सेम अमाउंट में, तो कौन सा हमें ज़्यादा रिटर्न देगा, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट देगा। क्योंकि देखिए सभी फार्मर अपना सामान बेचने या फिर कहें प्रोड्यूस बेचने जाते हैं मार्केट में और उनको सभी को सेम प्राइस मिलता है, और अगर मान ले कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम है तो लैंड का एक टुकड़े का दूसरे लैंड के एक टुकड़े पर एक ही एडवांटेज हो सकता है, और ये एडवांटेज मार्केट से उसकी दूरी होगी। तो अगर जो लैंड है वो मार्केट के पास है तो उसकी लोकेशनल रेंट बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दूर वाले के, और इसीलिए जब मार्केट से दूर जाते जाएंगे तो उसकी लोकेशनल रेंट उस लैंड के हिसाब से कम होती जाएगी। वॉन थ्योनन की थ्योरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इंटेंसिटी थ्योरी और दूसरी है क्रॉप थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिटी थ्योरी की। थ्योरी का ये पार्ट हमें ये बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इंटेंसिव जो कल्टीवेशन होगी मार्केट के पास वाले इलाके में होगी, और जैसे जैसे मार्केट से दूर जाते जाएंगे वैसे ही इंटेंसिव कल्टीवेशन कन्वर्ट हो जाएगी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में। इंटेंसिव फार्मिंग में या फिर ये कहें इंटेंसिव एग्रीकल्चर में कम से कम 2 क्रॉप उगाई जाती है एक साल में एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, और इस टाइप की फार्मिंग में ज़्यादा पैसा फर्टिलाइज़र और लेबर लगता है ताकि ज़्यादा यील्ड पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस किया जा सके। और एक्सटेंसिव फार्मिंग में एक साल में 2 से कम फसल उगाई जाती है, और एक्सटेंसिव फार्मिंग में लेबर फर्टिलाइज़र और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसिव फार्मिंग। और इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते होंगे एक ग्राफ को जिसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की लोकेशन दिखाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप इंटेंसिटी मॉडल ऑफ वॉन थ्योनन। और इसमें आप देख सकते होंगे इंटेंसिव कल्टीवेशन मार्केट के पास वाले इलाके में की जा रही है ड्यू टू लोकेशनल रेंट, और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की जा रही है मार्केट से दूर वाले स्थान पर। नेक्स्ट दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है क्रॉप थ्योरी। इस थ्योरी में दूरी के साथ साथ लैंड के यूज़ में वेरिएशन पाई जाएगी। जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस वेरिएशन का वो है क्रॉप की मार्केट प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। और वॉन थ्योनन की इस क्रॉप थ्योरी को आप इजीली समझ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द 2 केसेस दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। मान लीजिए एक क्रॉप है P और एक है Q, और P और Q दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट और यील्ड पर यूनिट एरिया सेम है, लेकिन P क्रॉप जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रॉप Q, और मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस ज़्यादा होने के कारण हम P क्रॉप को मार्केट के पास वाले इलाके में ही ग्रो करेंगे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आपने क्रॉप P को ज़्यादा दूर ग्रो किया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा और आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसलिए हम क्रॉप P को मार्केट के पास वाले लोकेशन में ही ग्रो करेंगे, और P की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण क्रॉप P का जो लोकेशनल रेंट होएगा वो डिक्रीज़ होगा मोर रैपिडली। इसलिए आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि मार्केट से जितना दूर हम जा रहे हैं उतना ही लोकेशनल रेंट कम लग रहा है। आगे बात करते हैं केस सेकंड की। मान लीजिए इस बार एक क्रॉप है X और एक है Y, और दोनों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, लेकिन मार्केट प्राइस और यील्ड पर यूनिट लैंड डिफरेंट है। तो अगर क्रॉप X की यील्ड हाई है और मार्केट प्राइस लो है Y से, तो क्रॉप X को हम मार्केट के पास ही लगाएंगे, मतलब ग्रो करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये था क्रॉप थ्योरी मॉडल ऑफ वॉन थ्योनन। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वॉन थ्योनन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन को कि क्या ये थ्योरी आज के समय में भी एप्लीकेबल है, क्या हम इसके अकॉर्डिंग ही एग्रीकल्चर को सेटअप करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, और क्या इन्होंने जो एजम्पशंस किए थे क्या वो सही है पूरी तरीके से। आंसर है नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ एजम्पशंस ऐसे किए थे जो कि आज के समय में एप्लीकेबल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। जैसे कि उन्होंने एक आइसोलेटेड स्टेट माना था जिसके अंदर सिर्फ एक ही मार्केट हो, और वो जो मार्केट है वो अदर मार्केट से
जॉइंट ना हो, और जो हिंटरलैंड की जितने भी प्रोडक्शन होती है वो उस मार्केट में ही बेची जा सकती है और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन क्या आज के समय में कोई मार्केट एक दूसरे से अटैच नहीं है? आज के समय में कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम अपना सामान दूसरे जगह पर बेच सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने में कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो आइसोलेटेड हो, मतलब बिल्कुल ही अलग हो। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि आइसोलेटेड स्टेट में होमोजीनियस फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, लेकिन क्या आज के समय में कोई ऐसा प्लेस है जो कि होमोजीनियस हो, मतलब समान रूप से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता हो? अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होने वाले जितने भी जगह हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती है। कहीं रिवर है, कहीं प्लेन्स है, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, और इस तरीके की बहुत सारी अनइवन लैंड फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलती होगी अपनी सिटी में। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक और पॉइंट ऐसा दिया था जो कि आज के समय में सही नहीं है, जो कि है देयर इज़ ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ हॉर्स वैगन और बुलोक कार्ट। क्योंकि आज का युग आधुनिक युग है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आप देखते होंगे, जैसे कि ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर एट्सेट्रा। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो वॉन थियोनन मॉडल है, उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पर दी थी, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम पॉसिबिलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू डिटर्मिनिज्म। तो ये थी आज की वीडियो वॉन थियोनन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।